स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर 3। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फसलों एवं भंडारण के कुछ प्रमुख कीट। इसमें जो हमारा पहला वीडियो था इसमें हमने पढ़ा था कि कीटों के कुछ सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, कैसी उसकी शरीर की बनावट होती है, ठीक है, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं। तो ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ प्रमुख कीट जो कि फसल को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो भंडारण को प्रभावित करते हैं। फसल की कटाई के बाद जब हम उसको भंडार गृह में रखते हैं तो उसको भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कीट है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने पहले पढ़ा कातरा, उसके बाद हमने पढ़ा सफेद लट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सफेद लट का जो जीवन चक्र है वह कैसा होता है, ठीक है। तो सफेद लट का जीवन चक्र अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए सफेद लट जो है वह मध्य मई के बाद में, मध्य मई, ठीक है, मध्य मई के बाद में जो भी पहली अच्छी बरसात होती है, ठीक है, मध्य मई या मानसून में जो भी अच्छी बरसात होती है, ठीक है, मध्य मई में अच्छी बरसात जब भी होगी, ठीक है, तो अच्छी बरसात के बाद में ये जमीन से बाहर निकलते हैं। जो जमीन से बाहर निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रौढ़ भृंग, ठीक है, एडल्ट बीटल, ठीक है, वयस्क भृंग हम इसे कहेंगे। तो ये मई के बाद, मध्य मई के बाद में जो भी अच्छी बरसात होती है उसके बाद ये जमीन से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जमीन से बाहर निकलते हैं। और इनके जो परपोषी पौधे होते हैं, परपोषी पौधों में के बारे में हमने पढ़ा है कि ये एक तो खरीफ की फसल जितनी भी है, उसके बाद में फल और जो पेड़ हैं जैसे कि नीम, ठीक है, इनको ये नीम, बेर, ठीक है, इनको ये प्रभावित करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इनका जो जीवन चक्र है कहां से स्टार्ट होता है। अगर हम यहां से पढ़े कि मध्य मई में जो भी अच्छी बरसात होगी उस अच्छी बरसात के बाद में जो प्रौढ़ भृंग हैं वो जमीन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और जमीन से बाहर निकल करके अपने परपोषी पौधों पर एकत्रित होंगे, जिनमें के बारे में हमने पढ़ा है कि उसमें आता है नीम, सेंजना, ठीक है, खेजड़ी, ठीक है, बेर। तो वो सब इनके परपोषी वृक्ष हैं जिनको खाकर के, जिनकी पत्तियां या जिनको खाकर के ये क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो बाहर क्या निकलते हैं, प्रौढ़ भृंग बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनका बाहर निकलने का टाइमिंग होता है जब भी शाम के समय अंधेरा होना स्टार्ट होता है, ठीक है, अंधेरा होना स्टार्ट, जैसे हमारी बुक में लिखा है कि 7:30 बजे के आसपास। तो वो एक ऐसा टाइम है जब अंधेरा होना प्रारंभ होता है, ठीक है। अब 7:30 बजे इनके पास ऐसा नहीं कि कोई अलार्म लगा रखा है इन्होंने कि 7:30 बज के बाहर चलना है, ठीक है। जब भी अंधेरा होना स्टार्ट होता है तब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने जमीन से या जमीन में जहां भी रहते हैं उनसे ये बाहर निकलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जनन प्रक्रिया होगी। तो जनन प्रक्रिया में जब ये बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले बाहर निकलती है मादा भृंग, ठीक है, मादा भृंग पहले जमीन से बाहर निकलती है और यह नर को जनन के लिए आकर्षित करती है। इसके बाद में क्या होगा, इनमें जनन प्रक्रिया होगी और जनन प्रक्रिया के 2 या 3 दिन बाद में, ठीक है, जनन प्रक्रिया के 2 या 3 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, जनन प्रक्रिया के 2 या 3 दिन बाद में जो मादा भृंग है वह 50 से 60 अंडे देती है। कितने अंडे देगी, 50 से 60 अंडे देती है और ये अंडे देगी 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में। जमीन में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये अंडे देती है और एक मादा जो है वो अपने जीवन काल में लगभग 50 से 60 अंडे देती है, ठीक है। तो अब ये देखिए जो अंडे हैं वह लगभग 7 से लेकर के 13 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर जो है वह अंडे किस में बदल जाएंगे, या अंडों से क्या बाहर आएगी, लट, सफेद लट,
ठीक है, सफेद लट अंडों से बाहर आती है। अब ये सफेद लट जो है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जब भी मध्य मई के बाद में अच्छी बरसात होती है, पहली जो अच्छी बरसात होती है, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं, जिनमें बाहर निकलने के बाद में नर एवं मादा में जनन प्रक्रिया होती है, और जनन प्रक्रिया के लगभग 2 या 3 दिन बाद में ये मादा जो है वो 50 से 60 अंडे देती है। ठीक है, और कहां पर देती है? जमीन के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये अंडे देती है। इसके बाद में ये अंडे जो है वो 7 से 13 दिन के अंदर जो है वो सफेद लट में बदल जाते हैं। एक बार अंडे दे दिए तो अंडे देने के बाद में जो मादा भृंग है वह 1 से 1.5 महीने तक जीवित रहती है। हमारी बुक में जो टाइमिंग दिया गया है 30 से 50 दिन जीवित रहती है। ठीक है, 30 से 50 दिन बाद में ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो क्या बचे, जो 50-60 अंडे उसने दिए थे, जो कि 7 से 13 दिन बाद अब क्या बन चुके हैं? सफेद लट में बदल चुके हैं। अब ये जो सफेद लट है वह प्रारंभ में तो क्या कंज्यूम करेगी, क्या खाएगी? जो सड़ी हुई पत्तियां या सड़े हुए पदार्थ जो है उनको खाती है। उसके बाद में यह पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है जुलाई में। ये जो सफेद लट है यह जुलाई में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है, और ये जुलाई से लेकर के मध्य अक्टूबर तक ये पूर्ण रूप से क्या रहती है? सक्रिय रहेगी। ठीक है, ये जुलाई से मध्य अक्टूबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगी और पौधों की जड़ों को खाकर के उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगस्त में इनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये किसी भी फसल को 20% से लेकर के 100% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक बार जब मध्य अक्टूबर आ गया, तो मध्य अक्टूबर के बाद में क्या होगा? एक बार जैसे हम बात करें कि मध्य अक्टूबर आ गया, ठीक है, तो मध्य अक्टूबर, तो इनका जीवन काल वैसे देखिए, अगर लट की सक्रियता अगर हम देखें तो वह 80 से लगभग 115 दिन या 113 दिन तक ये सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे मध्य अक्टूबर आ गया, तो मध्य अक्टूबर के बाद में ये क्या होंगे? यह जमीन में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर जाते हैं। जमीन में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में जाते हैं। ठीक है, जमीन में 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर के यह अपनी कोशावस्था में चले जाते हैं। ठीक है, कोशित अवस्था। ठीक है, कोशित अवस्था में ये जाने की प्रारंभ करते हैं, और ये कोशित अवस्था का जो समय है वह है 2 से 3 सप्ताह। ठीक है, 2 से 3 सप्ताह में ये जो सफेद लट है वह अपनी कोशित अवस्था और या कोशित काल जो है वो पूरा करती है, और कोशित काल को पूरा करने के बाद में 2 या 3 सप्ताह बाद में ये किस में बदल जाते हैं? भृंग में बदल जाते हैं। और ये जो भृंग है वो जमीन के अंदर लगभग 1 मीटर की गहराई में अगले मई तक, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये मध्य अक्टूबर में ये कोशित अवस्था में जाता है, तो अक्टूबर जैसे उसने कंप्लीट कर लिया तब तक ये भृंग में बदल जाएगा। तो अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर मतलब अक्टूबर खत्म हो गया तो नवंबर से लेकर के अगले मई तक, अगले मई मतलब जो मई आने वाला है उस मई तक ये जमीन में 1 मीटर नीचे सुप्तावस्था में रहता है। ठीक है, जमीन में सुप्तावस्था में रहता है। कब तक? जब तक मध्य मई के बाद में बरसात नहीं हो जाती है। तो जैसे ही मध्य मई के बाद में बरसात होगी, यह जो भृंग है, कौन सा भृंग? प्रौढ़ भृंग, ये बाहर निकलता है और ये नवंबर से लेकर के मध्य मई तक जमीन के नीचे ही सुप्त अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो ये इसका एक जीवन चक्र है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसके जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो अवस्था है लट अवस्था और दूसरा है भृंग अवस्था। ठीक है,
ये भृंग अवस्था बनने के बाद में लगभग नवंबर से मध्य मई तक ये सुप्तावस्था में रहता है जमीन के नीचे। और जैसे ही मध्य मई के बाद में पहली बरसात होती है तब ये जमीन से बाहर आते हैं। और जमीन से बाहर आकर के इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। जनन की प्रक्रिया के बाद में 2 या 3 दिन बाद में ये अंडे देते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर। अंडों की संख्या होती है लगभग 50 से 60 और 7 से 13 दिन मतलब लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक इन अंडों का ऊष्मायन काल होता है। ऊष्मायन काल से हमारा मतलब है कि वो अंडे जो है वो इंक्यूबेट होते हैं। इंक्यूबेट मतलब तापमान में या नमी में उनमें वृद्धि होती है और 2 सप्ताह बाद में इनसे सफेद लट बाहर आती है। अब ये जो सफेद लट है हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में तो ये सड़ी हुई चीजें खा करके अपना पोषण प्राप्त करती है। इसके बाद यह जुलाई से लेकर के मध्य अक्टूबर तक यह पौधों की जड़ें, जिसमें खरीफ की फसल आती है, खरीफ की फसल के बाद में सब्जियां, पेड़ हमने पढ़ लिया, बेर, खेजड़ी, नीम, ठीक है, सेंजना, ये सब जो पेड़ है उनकी जड़ें खा करके ये अपना पोषण प्राप्त करती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। मध्य अक्टूबर के बाद में क्या होता है कि इनमें कोषावस्था के लिए परिवर्तन होते हैं। तो जमीन में ये 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर के 2 से 3 सप्ताह तक अपना कोषावस्था का जो काल है वो पूरा करते हैं और उसके बाद ये बदल जाते हैं किसमें? भृंग में बदल जाते हैं, बीटल में बदल जाते हैं। ठीक है। और ये जो भृंग है वह अगले मई तक, मतलब जितना भी महीने 5-6 महीने तक, जब तक बरसात नहीं आ जाती, अच्छी बरसात मई तक, तब तक ये जमीन में सुप्तावस्था में रहते हैं। एक पॉइंट हमें ये देखना है कि सुप्तावस्था में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मई से पहले ही अगर बरसात हो गई तो ये मई से पहले ही बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मई से पहले या मध्य मई से पहले अगर बरसात होती है तो ये कभी बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो लैंगिक परिपक्वता है, जनन के लिए जो परिपक्वता है वह नहीं आ पाती है। ठीक है। तो इसलिए ये मध्य मई के बाद में बरसात में सबसे पहले रात के समय जब अंधेरा प्रारंभ होता है तब ये बाहर निकलते हैं। इसके बाद देखिए इनका प्रबंधन। ठीक है। प्रबंधन, इनका प्रबंधन जो है वो सस्य प्रबंधन किया जा सकता है, रासायनिक प्रबंधन किया जा सकता है। तो सस्य प्रबंधन में अगर हम देखें सस्य प्रबंधन में अगर देखें तो मई के बाद जब भी पहली बरसात होती है, अगर मान लीजिए सस्य प्रबंधन करना है, खेती का लिए इनका प्रबंधन करना है ताकि ये खेतों को खराब नहीं करे, फसल को खराब नहीं करे, तो इसके लिए क्या करेंगे? मध्य मई के बाद जैसी ही पहली बरसात होती है, अच्छी बरसात जैसी ही होती है, तो देखिए हमने इनका जीवन काल जो पढ़ा है, ठीक है, तो जैसे ही अच्छी बरसात होती है, सस्य प्रबंधन में क्या करेंगे कि जैसे ही इनकी अच्छी बरसात होती है उसी दिन खेत में लगभग 8:30 बजे से 11 बजे तक, यानी कि अंधेरा प्रारंभ होने के कुछ समय बाद में, ठीक है, क्योंकि अंधेरा जब शुरू होना होता है तब वो है बाहर निकलते हैं धीरे धीरे, और बाहर निकल करके ये कहां पर आते हैं? ये बाहर निकल करके परपोषी पौधों पर आते हैं। वृक्ष जैसे कि नीम, खेजड़ी, बेर, इन पर ये एकत्रित होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जब पहली बारिश हो रही है या पहली बारिश के तुरंत बाद उसी दिन खेत में प्रकाश पास या फिर फिरोमोन पास, प्रकाश पास तो हम जानते हैं कि प्रकाश में से आकर्षित होंगे, तो प्रकाश पास से इनको एकत्रित कर लिया जाएगा। फिरोमोन पास क्या होता है? जिसमें हम लोग कोई विशेष प्रकार की सुगंध का उपयोग करते हैं। तो एक विशेष प्रकार की सुगंध से ये आकर्षित होकर के एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको परपोषी पौधों पर एकत्रित, जहां पर ये होते हैं परपोषी वृक्ष पर, जहां पर ये एकत्रित होते हैं, वृक्ष के नीचे जहां पर ये एकत्रित होते हैं,
वहां से इनको जब यहां जहां पर ये इकट्ठे हुए वहीं पर इनको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका तो क्या होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बरसात के बाद में बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर के ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसके बाद अंडे जो है वो देते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अंडे देने से पहले ही इन कीटों को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और वो जो तरीका है वह कैसा होगा, बरसात के तुरंत बाद उसी दिन जाकर के प्रकाश पास द्वारा, फिरोमोन पास द्वारा या परपोषी वृक्ष पर जहां पर ये नीचे इकट्ठे हुए हैं उन्हीं पर इनको एकत्रित करके, जहां पर ये पहले से इकट्ठे हैं उनको वहीं पर नष्ट कर दिया जाए अंडे देने से पहले ही। तो इस कंडीशन में इनको अंडे देने से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। और इसको लिए केवल एक दिन पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए लगभग 7 से 8 दिन लगातार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक रात में ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आसपास के जितने भी किसान हैं वो सब मिलजुल करके ये कार्य करें तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक सस्य प्रबंधन है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरा तरीका है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हम अलग अलग तरह के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं ताकि जिनके प्रभाव में आकर के या जिनसे उपचारित बीजों की वजह से ये कीट जो है वह अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएं। तो इसके लिए जो पहला तरीका है वह पहला तरीका है, अगर हमें मूंगफली की बुआई करनी है तो मूंगफली के 80 किलो बीजों को 80 किलो बीजों को क्या करेंगे, 2 लीटर क्लोरपाइरीफॉस जो कि कैसा है 20 EC या फिर 2 लीटर क्यूनोलफॉस जो कि है 25 EC, इनसे उपचारित करेंगे। इनसे क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। इन बीजों को 80 किलो बीजों को 2 लीटर क्लोरपाइरीफॉस जो कि है 20 EC या फिर क्यूनोलफॉस जो कि है 25 EC, इससे हम क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में उनको बिजाई के लिए उपयोग में लेंगे। इससे क्या होगा कि जो सफेद लट है वो इनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इनसे हमें क्या करना है, उपचारित करना है मूंगफली के बीजों को। कितना संख्या याद रखनी है, 80 किलो बीजों को 2 लीटर क्लोरपाइरीफॉस जो कि है 20 EC या फिर क्यूनोलफॉस जो कि है 25 EC से उपचारित करेंगे। इसके बाद दूसरा तरीका है इनका, जैसे ही बरसात होती है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्रकाश पास द्वारा या फिर फिरोमोन पास द्वारा, तो इन सब से अच्छा है, या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बरसात वाले दिन ही, जिस दिन बरसात हुई है उसी दिन ठीक है, पहली जो अच्छी बरसात हुई है उसी दिन हम क्या करेंगे, जमीन में जो जितने भी वृक्ष है खेत में, कौन से वृक्ष जो सफेद लट के लिए परपोषी हो सकते हैं, जैसे कि नीम, खेजड़ी, बेर, सेंजना, ठीक है, ये जो पेड़ हैं इनके ऊपर हम छिड़काव करेंगे। किसका,
मोनोक्रोटोफॉस, ठीक है, इसका छिड़काव करेंगे। कितना छिड़काव करेंगे? इनका पहले तो विलियन तैयार करेंगे। कितना विलियन तैयार करेंगे? 1.25 मिलीलीटर, ठीक है। मोनोक्रोटोफॉस 1.25 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलेंगे। इस दर से तैयार करना है, ठीक है। अगर 1 लीटर पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो 1.5 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस डालना है। अगर 2 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो 2.5। तो इस दर से हमें विलियन तैयार करना है, ठीक है। 1 लीटर पानी है तो उसमें 1.25 ml मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक डालना है। अगर 10 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो उसमें 12.5 मिलीलीटर डालना है। और अगर 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो 125 मिलीलीटर हमें मोनोक्रोटोफॉस का विलियन तैयार करना है और उस विलियन का छिड़काव करना है, ठीक है। और उस विलियन के छिड़काव से क्या होगा? आपको ये छिड़काव कब करना है? जिस दिन बरसात हुई है मध्य मई के बाद में, जब भी कोई अच्छी बरसात हुई है उसी दिन ये छिड़काव हमें करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जब भी बरसात के बाद में ये बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं तो वैसे ये जनन प्रक्रिया के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जो परपोषी वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों को खाकर के ये पोषण भी प्राप्त करते हैं। तो जब ये कीटनाशक से उपचारित या कीटनाशक की छिड़काव वाली पत्तियों को खाते हैं तो उस दशा में इनकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो इनसे इनके जो आगे संक्रमण है फसलों में, जो इनके लिए नुकसान है, उससे बचा जा सकता है। तीसरा जो इनका तरीका है इनसे बचने का, अगर खड़ी फसल है या फसल को अगर हमें सफेद लट से बचाना है, जो फसल हम लगाएंगे उसको अगर हमें सफेद लट से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यूनोलफॉस, पांच प्रतिशत, और दूसरा कार्बोफ्यूरॉन 3%, ठीक है। क्यूनोलफॉस 5% और कार्बोफ्यूरॉन 3% जो पाउडर है उनका 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर में छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। इनके जो कतारें होती हैं उनमें हम लोग छिड़काव कर लेंगे बिजाई से पहले, तो फसलों को सफेद लट से बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो चौथा तरीका है रासायनिक प्रबंधन का, जो कि खड़ी फसल को कीट से बचाना है, सफेद लट से बचाना है, तो क्या करेंगे? सिंचाई के पानी के साथ, जो हम सिंचाई करते हैं पानी की, तो उसके साथ क्या करेंगे? 4 लीटर क्लोरपाइरिफॉस, 4 लीटर क्लोरपाइरिफॉस जो कि होगा 20 EC, ठीक है। ये सिंचाई के पानी के साथ मिला करके पर हेक्टेयर में हम इस पानी से सिंचाई करेंगे, जिससे क्या होगा? यदि खेत में कोई भी सफेद लट है तो वो इस कीटनाशक की वजह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रबंधन कर सकते हैं सफेद कीट का। इसकी लट फॉर्म में भी, लट रूप में भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है, या फिर प्रबंधन किया जा सकता है जब ये किस रूप में है? भृंग के रूप में है, तब भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था सफेद लट के बारे में। इसके बाद आता है लोकस्ट या फड़का या टिड्डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो टिड्डी के सबसे पहले हमें इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है।
सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ठीक है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद इसका गण आर्थोप्टेरा, आर्थोप्टेरा इसका गण होगा, और इसका कुल अगर हम देखें तो एक्रिडिडी, ठीक है, ये इसका गण होगा। तो टिड्डी, फड़का या लोकस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसका वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, गण होगा इसका ऑर्थोप्टेरा, और कुल होगा इसका एक्रिडिडी, ठीक है, तो ये याद रखना हमें। इसके बाद देखिए, ये विश्व में पाई जाने वाली सबसे विनाशकारी कीट में से एक है, ठीक है, लगभग हर एक देश में इनका प्रभाव रहता है, और लोकस्ट या जो फड़का है उसकी लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उन 5000 प्रजातियों में से 9 प्रजाति ऐसी है जिसे हम टिड्डी कह सकते हैं। वैसे तो ये क्या होगा, फड़का, ठीक है, लेकिन इनकी लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। उन 5000 प्रजातियों में से भी केवल 9 प्रजाति ऐसी हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, टिड्डी कह सकते हैं। और ये सर्वभक्षी कीट है जो कि बहुत ज्यादा फसल का नुकसान कर सकती है। इसके बारे में अभी आपने न्यूज भी देखी होगी कुछ समय पहले, 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले। तो अगर हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, भारत में इन 9 में से देखिए हमने क्या पढ़ा है कि 5000 फड़का की प्रजातियां हैं, जिनमें से 9 प्रजाति ऐसी है जिसको हम क्या कह सकते हैं, टिड्डी कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत में कौन सी टिड्डियां पाई जाती हैं, तो भारत में 3 तरह की टिड्डियों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहला है रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तानी टिड्डी। उसके बाद जो दूसरी टिड्डी पाई जाती है वह है प्रवासिनी, टिड्डी, और तीसरी जो टिड्डी की प्रजाति है वह है बम्बैया टिड्डी, बम्बैया टिड्डी, ठीक है। तो ये 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसमें से जो रेगिस्तानी टिड्डी है वह लगभग 70 अलग अलग देशों में 3 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रवासिनी टिड्डी जो है वह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, ठीक है, और इनका वैज्ञानिक नाम है लोकुस्टा माइग्रेटोरिया, ठीक है, लोकुस्टा माइग्रेटोरिया। बम्बैया टिड्डी जो है वह गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक पाई जाती है। तो इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, या इसके अलावा इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो एकल अवस्था या युवती अवस्था, इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ये हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो है हमने डिस्कस किया है सफेद लटका जीवन चक्र पढ़ लिया हमने आज, जिसमें हमने पढ़ा है कि बारिश के बाद में प्रौढ़ भृंग बाहर आते हैं, इनमें जनन प्रक्रिया होती है, 2-3 दिन बाद में 50-60 अंडे देते हैं जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में होते हैं। और इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है कि लास्ट में क्या बनते हैं, भृंग बनते हैं, और जो कि अगले मई तक ये सुप्तावस्था में रहते हैं। इसके बाद में इनका प्रबंधन पढ़ लिया है, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जिसमें अलग अलग तरह के हमने कीटनाशक के बारे में पढ़ लिया है। और लास्ट में हमने पढ़ा है टिड्डी, टिड्डी का केवल हमने परिचय पढ़ा है, इसके बारे में भारत में जो प्रजातियां पाई जाती हैं और किस तरह से इनमें अलग अलग प्रवस्थाएं होती हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, जनन कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।